क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि ये लिखा हो सॉल्व फॉर एक्स, या खाली सॉल्व लिखा हो, एक्स भी ना लिखा हो, तो इसका मतलब यही है कि वैल्यू ऑफ अननोन निकालनी है हमें। मतलब वैल्यू ऑफ अननोन, जो भी चीज़ अननोन है वो निकालनी है। अब अननोन पी और क्यू आमतौर से अननोन के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि पी और क्यू तो यहाँ ऑप्शंस में ही नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो ऑप्शंस में नजर नहीं आ रहा उसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसको कैसे करें? इसको करने का जो तरीका मैं समझता हूँ वो ये है कि जो पहली टर्म है, ये वाली पहली टर्म, ठीक है, इसको हम ओपन कर लें, इसको हम x अपॉन क्यू कर लें, माइनस पी अपॉन क्यू कर लें, और जो दूसरी टर्म है इसको भी ऐसे ही ओपन कर लें। तो क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा x अपॉन पी और माइनस क्यू अपॉन पी, ठीक है। तो क्योंकि हमें x निकालना है तो x कॉमन ले लें, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू, ठीक है। p पहले बोलते हैं अंग्रेजी में, इसलिए p पहले लिख दिया मैंने, और q बाद में बोलते हैं इसलिए q बाद में लिख दिया। और उधर की तरफ 2 है जो कि इक्वल टू ऐसे करके 2 था, तो ये हो जाएगा 2 प्लस पी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा x, क्योंकि हमें उधर की तरफ लेके जाना है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका पी क्यू और ऊपर हो जाएगा p प्लस क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू 2pq प्लस p प्लस q, ठीक है। बल्कि ये तो कट ही गया, p से कट गया, है ना। p का स्क्वायर हो जाएगा ना सर, p का स्क्वायर होगा सर, कहाँ p का स्क्वायर सर 2pq प्लस p स्क्वायर होगा ना सर, p स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा q स्क्वायर, राइट, ऐसे ही होगा ना। दूसरा भी तो स्क्वायर होगा जी सर, जी सर। इक्वल टू ये p प्लस q का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अरे बोलो भाई। जी सर, x इज इक्वल टू p प्लस जी सर, ऐसे ही होगा, डिवाइडेड बाई p प्लस q, तो ये आंसर आ जाएगा p प्लस क्यू। ये तो कहीं है भी नहीं, अच्छा है तो ये d है, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दूसरा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है 1 वुमेन एंड 2 मैन कैन फिनिश सम वर्क इन 4 days, 3 women and 2 men can finish same work in 2 days. In how many days 1 woman alone can finish the work? है ना। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, हम ये मान लेते हैं कि जो वुमेन है वो फुल वर्क यानी टोटल वर्क, पूरा लिखना पड़ता है इसको जब हम कराते हैं, तो ये तो मैं ऐसे ही यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वो मान लीजिए वुमेन x डेज में कर लेती है पूरे वर्क को, हालांकि इस 1 वेरिएबल से भी कराते हैं लोग इक्वेशन, लेकिन हमें तो ये कंपटीशन के लिए पढ़ना है, 2 वेरिएबल से करिए 1 वेरिएबल से करिए। मैन के लिए हमने ये माना कि वो टोटल वर्क जो करता है, ये x जो है ये डेज है, ठीक है। मैं काफी ऊपर लिख रहा हूँ, आपको पता नहीं नजर आ रहा है या नहीं, नजर आ रहा है? यस सर। और मैन के लिए हमने माना कि वो y डेज में करता है कवर। तो इसमें कंसेप्ट ये है कि वुमेन जब x डेज में कवर कर रही है, इसका मतलब एक दिन में वुमेन कितना काम करेगी, 1 डे में कितना करेगी, 1 डे में कितना काम करेगी, 1/x वर्क करेगी, 1/x ऑफ वर्क करेगी। बात समझ में आई? मतलब एक वुमेन मान लीजिए 4 दिन में काम करती है, एक पूरा जो वर्क है कोई वो 4 डेज में करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो टोकरियां बनाना है या पलंग बुनना है या कुछ काम, कोई भी एक वर्क है,
तो उस पूरे वर्क को जब असाइन कर देते हैं हम एक वुमेन को, तो वो मान लीजिए 4 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना करेगी? 1/4 करेगी, है कि नहीं? इस तरह से। तो ये वुमेन के लिए निकाला मैंने। अच्छा, मैन के लिए, मैन 1 डे वर्क, मैन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/वाई वर्क हो जाएगा। बात समझ में आई? बच्चों ने आज मुझे सुबह से मैसेज कर करके, मतलब ये है कि मेरी आत्मा को इतनी पीड़ा पहुंचा रखी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ठीक है, एक एक दिन का दोनों का हमने काम, एक एक दिन का कितना परसेंट या कितना काम करेंगे, कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क करेंगे, ये निकाल लिया हमने। अब आप क्या करिए कि इसके अंदर रख दिए 1 वुमेन एंड 2 मैन कैन फिनिश सम वर्क इन 4 days। तो 4 दिन का एक वुमेन का काम कितना होगा? 4/x होगा, प्लस 4 दिन का 2 मैन का काम कितना होगा? 8/y होगा, इज इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलिए, अरे बोलो भैया। जी सर। है ना? ये जो 8 लिखा है ना मैंने, ये 2 मैन का वर्क है 4 दिन का, ठीक है? और ये कितने, ये जो लिखा है 4/x, ये क्या चीज है? ये एक वुमेन का 4 दिन का वर्क है ना? ये दोनों जब मिलते हैं तो फिर ये एक वर्क कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आई? फिर ये तो एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 हो गई है। 3 वुमेन एंड 2 मैन, तो 3 वुमेन एंड 2 मैन, और कितने दिन का काम है? 2 days का है, तो यानी 6/x प्लस, और 2 मैन है, और तो 4/y इज इक्वल टू, ये भी 1 होगा। अरे बोलो भाई। जी सर। यस सर। अब इसमें आसानी जो आप पैदा कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि 1/x को आप p मान लो और 1/y को आप q मान लो, है ना? ये 1/x जो दे रखा है उसकी जगह आप p रख दीजिए, तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी? ये बन जाएगी 4p, रेड से लिखिए। ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी? 4p, अरे यार ये बच्चे आज, प्लस 8q इज इक्वल टू 1, और ये वाली इक्वेशन कैसी बन जाएगी? ये बन जाएगी 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 1। अब आप इसको खुद कर लेना, ठीक है भाई? अब तो कर लोगे ना? अब आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? जो भी आंसर आएगा इसमें आंसर आप 8 निकालना। आएगा। आंसर आप निकालोगे वुमेन के लिए, वुमेन के लिए मैंने यूज किया था x, तो आंसर निकालना आप p, तो आंसर जो होगा 1/p हो जाएगा। जो भी p की वैल्यू आए उसको रेसिप्रोकेट कर देना, तो आपको वुमेन का वर्क मिल जाएगा, ठीक है? जो भी आंसर आए। आगे बढ़ते हैं। Wahida's granddaughter is about as many days as her son in weeks। वहीदा की ग्रैंड डॉटर, यानी कि आप कह सकते हैं उसकी बेटी की बेटी, is about as many days as her son, नहीं बेटे की बेटी है भाई। इंग्लिश में यही चक्कर है कि हम पता नहीं कर पाते हैं आसानी से कि नानी की बात हो रही है या दादी की बात हो रही है। वहीदा's ग्रैंडडॉटर इज एज मैनी डेज, जितने दिन की है ना उसकी पोती, एज हर सन इन वीक्स, उतने ही वीक्स का उसका बेटा है। यानी अगर ये जो ग्रैंड डॉटर है अगर वो x डेज की है
तो उसका सन कितने डेज का होगा? 7x डेज का हो जाएगा। क्यों भाई? अगर वो मान लीजिए 100 दिन की है तो बेटा 700 दिन का है। अरे बात समझ में आ रही है तुम लोगों के? नहीं आ रही? जी सर आ रही है। एंड हर ग्रैंड डॉटर इज एज मैनी एज मंथ्स। मंथ्स का मतलब क्या हो गया कि x/30 इतने मंथ की हो गई वो। अरे बोलो भाई, उसकी जो ग्रैंड डॉटर है, अरे उसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो इतने मंथ की हो गई या नहीं हो गई? देखो भाई, किसी की अम्मी बुला रही है। भाई अगर x डेज की है तो मंथ में तो 30 से ही डिवाइड करके निकाल पाएंगे ना हम। जी सर। एज मैनी एज मंथ शी, अरे क्या लिखा है, एंड हर डॉटर इज एज मैनी एज मंथ एज शी इज इन ईयर्स। जितने महीने की ये है, मान ली 6 महीने की है, तो वो 6 साल का है। कितने साल का है? 6 साल का। तो अब इसको कैसे करेंगे? ये तो मंथ हो गया, x/30 इंटू 365 डेज। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां पे मंथ लगेगा, यहां पर डेज लगेगा, यहां पर डेज लगेगा, यहां पर डेज लगेगा। यहां पे अगर आपको डेज निकालना है तो डेज तो पहले से ही निकला हुआ है। हर सन एंड वहीदा टुगेदर आर 120 ईयर ओल्ड। अब यहाँ पर वहीदा जो है उसकी एज भी आ चुकी है। अरे ऐसे तुम करो अपने आप ही, मतलब मैं दिमाग खा गया, मतलब तुम लोग ऐसे कर नहीं सकते हैं? बोलो। दिमाग घूम जाता है। अरे तुमने कौन सा पहाड़ तोड़ा है? मैं फजर समझ से में आया। लेकर नहीं समझ में आया। अब तक मैं थक गया बिल्कुल बुरी तरीके से स्टूडेंट के सवाल करते करते। और तुम्हारा यंग माइंड, तुम कैसे थक जाते हो? मेरी समझ में ये बात नहीं आती। तुम्हारी उम्र में मैं, पता है, सुबह से लेके शाम तक गधे की तरह, घोड़े की तरह काम करता था और थकता नहीं था। लेकिन 10वीं क्लास के मैंने आज के बच्चे ऐसे देखे कि वो बेचारे बड़ी जल्दी थक जाते हैं। मतलब मुझे बड़ी तरस आता है, तुम लोगों को बेचारों को कुछ खाने पीने को नहीं मिला, मुझे लगा। मतलब इसका मतलब हमारा जमाना बड़ा अच्छा था, रूखा सूखा खाते थे। लेकिन क्या है कि हम यार बड़े तंदुरुस्त रहते थे। मतलब क्या चक्कर क्या है? अबे तुम लोगों को तो जो मक्खन अंडे अब आज की तारीख में मिल रहे हैं वो हम लोगों को देखने को भी नहीं मिलते थे। मतलब ये बात समझ में आ रही है? हाँ, जो 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 आज दिख रहा है मुझे, आज आम परिवार जो खा रहा है, वो यार हम सोच नहीं सकते थे उस टाइम। हम क्या, वो बड़े अच्छे अच्छे लोग भी सोच नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि सेहत में बड़ा डिफरेंस है। आज तो आदमी थक जा रहा है, जरा टेंशन हो जा रहा है। 10वीं क्लास के बच्चे को टेंशन भी होता है। हमें टेंशन, एमटेक तक हमें पता ही नहीं था टेंशन क्या चीज होती है। एमटेक कर लिया था। आज मैंने सुनता हूँ 10वीं क्लास के बच्चे कहते हैं सर बड़ा टेंशन है। अबे टेंशन किस बात का है भाई? 10वीं क्लास में किस बात का टेंशन है? तुम्हें तो अभी कुछ पता भी नहीं है दुनिया के बारे में। टेंशन हो जाता है मतलब 10वीं क्लास में हो जाती है। हैं? क्यों हो जाती है तुम्हें टेंशन? तुम्हें डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बच्चों का मैसेज दिखाऊं, उन्हें कैसी टेंशन होती है? अभी गए, अभी परेशान हो गया हूं मैं, इनको जवाब देते थे। देखो ये सारे के सारे बदमाश एक ही मैसेज कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। देखो इसमें ये क्या मैसेज कर रहे हैं, ये क्या मैसेज कह रहे हैं? We hope that this letter reaches you in good health. In the past 3 weeks or so, the university has faced numerous losses. ये कर रहे हैं एक तरह से इमोशनल अत्याचार। ये चाह रहे हैं कि हम इनकी क्विज न लें कल। हम
वो ना लें, वाइवा ना लें, क्विज लें, 10 क्वेश्चन पूछ लें, जिसको ये आपस में एक दूसरे के पास पढ़ा दें और आंसर निकाल लें इंटरनेट से और बस ये पास हो जाए। अरे पास तो हो ही जाओगे मतलब ये, लेकिन तुम्हें मतलब वाइवा से इतना डर क्यों लगता है? एक दिन में 90 स्टूडेंट का वाइवा लेना पड़ रहा है, एक बच्चे का वाइवा लेने में 5 मिनट लग जाते हैं, है ना? अस्सलाम वालेकुम। हाँ अभी जरा क्लास ले रहा हूँ मैं, उस वाले नंबर पे कर लिए 93 वाले पे, 9319 वाले पे। हाँ अभी करा दूंगा, नमाज की बात है ना, समझे? अरे कहाँ गए तुम लोग 11th एंट्रेंस वालों? हाँ सर। जी सर। चलो मैं ऐसा फ्रेश, थोड़ा सा फ्रेश हो गए तब इससे सॉल्व कर दूंगा। क्या होता है कि मेंटली मैं तो क्लास लेता भी नहीं, लेकिन मैं इस वजह से ले रहा हूँ, बीच में क्लास छूट गई है तो थोड़ा बहुत ही सही 15 मिनट ही सही कुछ तो पढ़ा दिया जाए। मतलब ये इतना, अब कल वाइवा लेना है प्रोजेक्ट का, परसों इनका वाइवा लेना है, मैं कहता तो पूरा दिन लगेगा समझो, क्योंकि टोटल जो स्टूडेंट है वो 90 से ज्यादा है। तो 2 दिन मेरे काफी जो है वो बिजी जाने वाले हैं, कल परसों, हालांकि 3 दिन तक है वाइवा, उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश बैठूंगा। हमने इसमें कहाँ तक तो मैं बात बताई थी, अभी एक बच्चे के और सवाल रह गए, उस किसी ने भेजे थे मुझे, क्या नाम है वो, शायद अब्दुल गनी के, वो करूंगा मैं। कल हमने थर्मल की बात करी थी है ना, बायो की भी बात कर ली थी, बायोगैस प्लांट की भी बात कर ली थी, ठीक है। विंड एनर्जी की बात मैं बता चुका हूं आपको उस दिन। इसमें क्या है, ये 380 मेगावाट का प्लांट है तमिलनाडु में, कन्याकुमारी के पास है, वहां हवा चलती है अच्छी खासी दिन, ठीक है, साल में कई महीने, बस कभी कभी कम चलती है, अदरवाइज चलती ही रहती है। तो क्योंकि शोर पर है, ये क्या नाम है, सी शोर पर है, तो वहाँ हवा ज्यादा होती है। वहां की हवा का लेकिन एक नुकसान होता है, वहां की हवा का नुकसान कोई बता सकता है मुझे? समंदर के किनारे जो हवा चलती है उसको लेकर विंड मिल का क्या नुकसान होगा, कोई बता सकता है मुझे? आपसे फर्ज कीजिए पूछ ही लिया जाए ध्यान में सवाल, बोलिए। पता सर। एक्चुअली में वो जो हवा होती है वो नम भी होती है, और उसके अंदर वो जो हवा होती है वो ज्यादा कोरोड करती है, जो मेटल होता है उसका कोरोजन ज्यादा करती है वो। तो इसीलिए इसके जो ब्लेड्स हैं, जो जहां पर हमें शोर पर ये लगाना होता है विंड मिल, उसके ब्लेड ज्यादा अच्छी अलॉय से बनाए जाते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए, ठीक है। मोरोवर उसके अंदर जो है एक विंड मिल के अंदर जो है बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल कमरे के बराबर होता है वो, एक अच्छा बड़ा कमरे के बराबर होता है विंड मिल। तो उसके अंदर बेसिकली इतने ज्यादा मूविंग पार्ट होते हैं कि वो उस हवा से कोरोड हो सकते हैं, जो हवा होती है समंदर के किनारे पर। तो ये एक नुकसान है कि हमें जो है हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिनको पढ़ेंगे तो इनको आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का हमें विंड मिल बनाना होता है या क्या इसके पीछे चैलेंजेस हैं। लिमिटेशंस ऑफ विंड एनर्जी: wind farm can only be established at those places where the wind speed is high. हाई का मतलब क्या है कि 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की होनी चाहिए तो एफिशिएंट होगी, अदरवाइज जो है वो एफिशिएंट नहीं होगा, बहुत ज्यादा बिजली मिल रही। विंड फार्म्स नीड टू बी एस्टैब्लिश्ड ऑन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, बहुत बड़ी फील्ड चाहिए इसके लिए। अब आबादी इतनी ज्यादा है कि फील्ड वैसे ही कम है हमारे पास। द फैन ऑफ द विंड मिल हैज मैनी मूविंग पार्ट्स, सो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर इज क्वाइट हाई। जैसे मैंने अभी बताया आपको, बहुत ज्यादा मूविंग पार्ट होते हैं, गरारियां बहुत सारी होती हैं, तो बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। तो जाहिर है वहां पर वेयर एंड टियर होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो घिसती हैं, टूटती हैं,
तो मेंटेनेंस रिपेयर करनी पड़ती है, चेंज करने पड़ते हैं। द फैक्ट दैट इट हैज टू सफर द वैगरीज ऑफ द नेचर फर्दर कंपाउंड्स द प्रॉब्लम, मतलब पेचीदा और बना देते हैं कि जो मतलब नेचर है, अब आप सी शोर पे लगे हुए हैं तो बारिश भी ज्यादा होगी वहां पर, हवाई कोरो इतनी ज्यादा कोरोजन फैलाती है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए विंड फार्म इज वेरी हाई, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं भी मूड आया और विंड मिल लगाना शुरू करती है, वो जमीन बाकायदा खरीदी जाती है। अगर सरकार लगा रही है, सरकार ही लगाती है ज्यादातर, तो जाहिर है वो जमीन को खरीदती है, पहले फार्मर्स से खरीदती है। और क्योंकि ये अभी तो लगना शुरू हुए, पहले से तो नहीं है कि जमीन पहले से ही गवर्नमेंट ने जो है वो अपने अंडर में कर रखी है। अब तो जहां पर इसकी जरूरत होती है वहां खरीदी जाती है, बात समझ में। और ये उसी जगह करी जाएगी जहां पे हवा चलती होगी, मतलब ऐसे नहीं कि कहीं भी उठाया चलो भाई ये जगह खाली पड़ी है यहाँ पे विंड मिल लगा दो, ऐसा नहीं होता है। जहां हवा चलती है तो वो पूरे साल का डेटा होता है, ठीक है। अब तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं किस जगह कितनी ज्यादा हवा चलती है, वो आपको आपके मोहल्ले की हवा भी बता देगा। मतलब ये सही बताया गलत बताया वो एक बात का मसला है, लेकिन वो बता जरूर देगा आपको, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, जो यूज नहीं हो रहे हैं बहुत सालों से, अब यूज होने लगे हैं। आमतौर से वो कौन से सोर्स हैं, वो रिन्यूएबल सोर्सेज है। आमतौर से कौन से हैं, वो रिन्यूएबल हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा बेहतरीन और सस्ता और हर वक्त अवेलेबल सोर्स जो है वो कौन सा है, सोलर एनर्जी है, सूरज। तो सूरज के अंदर भी बेसिकली जो रोशनी वो दे रहा है, यहाँ पर जो हीट की रेज आती हैं थ्रू रेडिएशन, जो हीट आती है थ्रू रेडिएशन, वो बेसिकली कहाँ से आ रही है, वो न्यूक्लियर एनर्जी है सन की। न्यूक्लियर एनर्जी क्यों है, वो बेसिकली वहां पर फ्यूजन हो रहा है, तो फ्यूजन से वहां टेम्परेचर राइज होता है। वो टेम्परेचर राइज हीट कंटेंट को संभाले हुए होता है। हीट कंटेंट थ्रू रेडिएशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो खाली वो यहाँ पर ही नहीं आती होंगी, जमीन पर ही नहीं आती होंगी, बल्कि चांद पर भी आती है ना। हालांकि चांद का फोटो अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पे अंधेरा दिखेगा। तो चांद पर आपको अंधेरा क्यों दिखता है, सूरज ऊपर हो तो भी अंधेरा दिखता है, वो इसलिए दिखता है क्योंकि वहां पर एनवायरनमेंट नहीं है, एयर नहीं है वहां। तो अगर एनवायरनमेंट होगा तो वहां भी रोशनी नजर आएगी। जैसे यहाँ पर गर्मियों में दोपहरी में देखिए आप कितनी रोशनी होती है ना, चकाचौंध होती है, आदमी निकल भी नहीं पाता, चश्मा लगाता है, हैट लगाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ। इवन द एनर्जी इन द फॉसिल फ्यूल्स हैज कम फ्रॉम द सन। फॉसिल फ्यूल में भी एनर्जी कहां से आएगी, सन से ही तो आई है, क्योंकि सन से ही पेड़ पौधे बड़े हुए हैं, सन से ही जानवर बड़े हुए हैं। अगर सूरज को हटा, सूरज बहुत बड़ी नेमत है, अगर सूरज को हटा लिया जाए तो सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगा, मिनटों सेकंडों में जो है वो बर्फ बन जाएगी पूरी जमीन। मतलब द सन हैज एन एंडलेस रिजर्वायर। एंडलेस तो नहीं है, खैर वो भी एंड हो रहा है एक न एक दिन। जिस दिन वो एंड होगा उस दिन बस चकाचौंध हो जाएंगी, आंखें भट्टी की भट्टी रह जाएंगी सबकी। मतलब रिजर्वायर ऑफ एनर्जी which would be available as long as the solar system is in existence। जब तक मतलब ये है कि उसकी हाइड्रोजन खत्म नहीं हो रही है तब तक जो है वो एग्जिस्टेंस में रहेगा। जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन बस मजा ही आ जाएगा। टेक्नोलॉजीज फॉर हार्नेसिंग द सोलर एनर्जी हैव बीन डेवलप्ड इन रीसेंट टाइम्स। तो रीसेंट टाइम्स पिछले 25 सालों में काफी तरक्की हुई है सोलर एनर्जी पे। आपने देखा होगा गांव देहातों में सोलर पैनल लगने लगे। एक देखो जो सोलर एनर्जी है उसको भी हम क्या करते हैं कि ज्यादातर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ जगह पर अलबत्ता ऐसा जरूर है, जैसे यहाँ हमारे सुलेमान हॉल में लगा हुआ है, वो क्या है कि सोलर प्लांट लगा हुआ है। तो सोलर प्लांट पानी गर्म करने के लिए लगा हुआ है, तो वो उसको डायरेक्ट हीट में हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बाद फौरन हीट में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ बड़ी दिक्कत क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तो मिलती नहीं है सीधे से कहीं पर,
और दूसरी बात, आप उसे स्टोर नहीं कर सकते, बहुत ही थोड़ी सी स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करने का भी खर्चा आता है। जैसे आप अपने घरों में स्टोर करते हैं, बैटरी के अंदर करते हैं, केमिकल एनर्जी बनाकर करते हैं, उसको करते हैं ना। इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, अब हमारे यहाँ भी अभी इन्वर्टर ही चल रहा है, इस टाइम लाइट नहीं आ रही है, तो क्या होता है कि वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में आप स्टोर करते हैं, और उसकी एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि आप कितनी भी कर लेंगे। अगर बहुत ज्यादा करने की कोशिश करी आपने, तो वैसे ही लॉसेस भी बढ़ेंगे, वैसे ही आपको कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। तो ये सवाल भी किसी कंपटीशन में पूछा गया, मैंने देखा है कि जो बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है कौन सी होती है, तो इसका जवाब है केमिकल एनर्जी स्टोर होती है बैटरी में। ऊपर से तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, लेकिन बैटरी के अंदर स्टोर कौन सी एनर्जी हो जाती है, केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि हम उसे स्टोर नहीं कर सकते, जितना जी चाहे उतना स्टोर नहीं कर सकते, बहुत थोड़ा स्टोर कर सकते हैं। बात समझ में आई? अगर स्टोर करने की हमारे पास फैसिलिटी होती ना, तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ना, उसमें कर लेते हम। ओके, अब देखिए ये एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, सोलर कुकर। अरे कहाँ चला गया? सोलर कुकर के ऊपर सवाल आया है कई बार, मैं सारे सवाल निकालकर जो है वो डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। अभी सवाल मैंने जो है वो अलग से नहीं कराए आपको। तो सोलर कुकर को जरूर आप लोग अलग से भी जरूर पढ़िएगा। सोलर कुकर क्या होता है, ये देखिए, ये सोलर कुकर बना हुआ है, ये मैंने फोटो उसी दिन आपके सामने निकाला था, तो इसको जरा बड़ा करके देख लेते हैं पहले। तो सोलर कुकर होता जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, जिन जगहों पर ज्यादा गर्मी पड़ती है या ज्यादा सूरज निकलता है, तो वहां ये बड़ा कामयाब होता है सोलर कुकर, वहां पर ये बहुत कामयाब होता है। अब देखिए क्या है बेसिकली इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा पेचीदा बात नहीं है। एक तो ये शीशा लगा हुआ है आपका, ठीक है, एक तो आपका ये शीशा लगा हुआ है, और एक ये शीशा है। तो सूरज की रोशनी यहाँ आती है, टकरा के यहाँ चली जाती है, टकरा के कहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है, और यहाँ पर स्टोर होती है, ज्यादातर जो है वो ट्रैप होती है, अंदर जो है ट्रैप होती है। इसके अंदर की चीजें देखेंगे तो ये ज्यादातर इसकी जो बॉडी मिलेगी अंदर से वो ब्लैक मिलेगी, ब्लैक, ताकि एक बार जब एनर्जी आ जाए तो वो एब्जॉर्ब हो। तो सन रेज आती हैं, और ये देखिए कटोरों में ये दाल या और खाने की चीजें जो है वो रख दी हैं, जो कि पक जाती हैं। तो इसमें खाना थोड़ा सा देर में बनता है, क्योंकि फ्लेम नहीं है, डायरेक्ट आग नहीं है, थोड़ा सा देर में बनता है। और बहुत वैसी चीजें जिनको गलाना बहुत ज्यादा है, वो पकाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो इतनी देर में पकेंगी कि वो खराब ही हो जाएंगी। तो बहरहाल, लेकिन सब्जी, दाल, चावल, इस तरह की चीज जो है वो आसानी से आपकी पक जाती है, और इसके अंदर कोई एनर्जी, आपको अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात की जरूरत है कि सूरज निकल रहा हो। हाँ, सर ग्लास कौन का हो या प्लान है सर? इसका जो गिलास है, हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आया गिलास के ऊपर, वो मैं आपको एग्जैक्ट देख कर ही बताना चाह रहा था, मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बताना चाह रहा था। इसका जो क्वेश्चन है, सोलर कुकर इज वेरी सिंपल इन डिजाइन एंड मोड ऑफ फंक्शन। इट इज यूजुअली मेड फ्रॉम मिरर्स। तो ये ऊपर वाला तो पक्का मिरर है। कौन सा मिरर है? अभी प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड इनसाइड ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। प्लेन मिरर्स, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, ये वाला, इसके अंदर प्लेन मिरर्स रखे जाते हैं, ताकि अंदर ही रेज जो है वो क्या करती रहे, चलती रहे। द लाइट, ये वाला जो मिरर है ना, द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर कॉन्सेंट्रेट द सोलर एनर्जी इनसाइड द सोलर कुकर विच जनरेट्स इनफ हीट टू कुक फूड। तो ये प्लेन मिरर ही है आपका। कौन सा मिरर है ये? प्लेन मिरर है।
और ये जो ऊपर रखा हुआ ये कोई लेंस नहीं है, ये भी प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर इसलिए रख दिया है क्योंकि अगर प्लेन मिरर नहीं रखेंगे तो मक्खियां आ जाएंगी और गंदा कर देंगी इसको। बात समझ में आई? तो इट इज प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर से ही सोलर फर्नेस भी बनाया जाता है। तो मैं जो है आपको ये बता दूं, अब दूसरे उसकी बात कर लें हम। सोलर फर्नेस क्या होता है? सोलर फर्नेस, देखिए ये जो फोटो है ना, ये सोलर फर्नेस का है। इसको जरा आप इस वाली फिगर को ध्यान से देखिए, इस वाली को। तो ये देखिए, ये बेसिकली क्या चीज है, ये जो चीज है, ये क्या चीज है, ये प्लेन मिरर्स हैं। क्या चीज है? ये प्लेन मिरर्स हैं, और बेसिकली ये एक बिल्डिंग है। ये क्या चीज है? एक बिल्डिंग। देखिए ये बिल्डिंग, ये दिख रही, ये पूरी बिल्डिंग है। अच्छा समझ में आई? जैसे अपार्टमेंट वगैरह होता है वैसी बिल्डिंग है, लेकिन इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये जितने भी प्लेन मिरर्स हैं, ये थोड़े थोड़े कर्व होते चले जाते हैं, इनकी लोकेशन थोड़ी थोड़ी कर्व होती चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉनकेव मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है? बहुत बड़ा एक कॉनकेव मिरर बन जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये बेसिकली इसका एक पार्ट है। तो ये बहुत बड़ा एक क्या बन जाता है? कॉनकेव मिरर बन जाता है। हालांकि ये प्लेन मिरर से बना हुआ है, लेकिन ये क्योंकि हर मिरर थोड़े थोड़े एंगल पर रखा हुआ है, कटोरे में रखा हुआ है, तो ये क्या बन जाता है? कॉनकेव मिरर बन जाता है। कॉनकेव मिरर के बारे में आप जानते हैं काफी कुछ कि कॉनकेव मिरर क्या काम करता है, आप इसको कैसे हम यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए, ये तो वो कॉनकेव मिरर है जिसको मैं दिखा रहा था अभी आपको, बात समझ में आई? और ये आपका सन हो गया। अब सन से तो रेस चारों तरफ जा रही हैं, तो सन से कुछ रेस ऐसी आ रही है कि यहां पर हमने क्या है? एक प्लेन मिरर रख रखा है बहुत बड़ा। ये क्या रख रखा है हमने? प्लेन मिरर, जिसको हेलियोस्टेट कहते हैं, जिसके एंगल्स को हम बदल सकते हैं। इसके एंगल को हम बदल सकते हैं। जैसे जैसे सूरज अपनी लोकेशन बदलेगा, एक्चुअली में सूरज लोकेशन नहीं बदलता, अर्थ लोकेशन बदलती, लेकिन कहने को हम कह सकते हैं जैसे जैसे सूरज लोकेशन अपनी बदलेगा, ऐसे ऐसे इसका हम ऐसा एंगल रखेंगे कि ये रेस पैरेलल जाए, यहां पर ये वाली रेस इस कॉनकेव मिरर के ऊपर पैरेलल जाए, सारी की सारी रेस। बात समझ में आ रही है? इस तरह से इसका एंगल ऐसा सेट करेंगे कि ये सारी की सारी रेस इधर जाने वाली, मोटा कर देता हूं मैं पेन को, ये इधर जाने वाली, ये इधर जाने वाली जो रेज है ना, ये सारी की सारी पैरेलल जाए। ठीक है? पैरेलल जाएंगी तो क्या फायदा होगा? पैरेलल जाएंगी तो ये फायदा होगा कि ये टकरा के सारी की सारी फोकस पर आएंगी, किसी एक पॉइंट पर आएंगे फोकस पर, और यहीं पर हमको बेसिकली अपनी एनर्जी को इकट्ठा करना है, चाहे हम उससे पानी गर्म करें और चाहे हम कुछ और का कुछ, बेसिकली तो ये हीट की शक्ल में होगी। तो सबसे ज्यादा तो आसान यही है कि हम पानी को सुपर हीटेड स्टीम में चला लें, और फिर उसको जो है वो, जैसे हम आपके कोल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर करते थे, फिर बाकी का प्रोसेस वैसे ही कर लें। बात समझ में आई या नहीं? तो इसके आगे आप देखेंगे, ये जो एरिया है वाला, ये वो एरिया है जहां पर सारी रेज आएंगी टकराने के बाद इस वाले कॉनकेव मिरर से। बात समझ में आई? वो हमें बहुत थोड़ी सी जगह रखनी है, और वो इतनी गर्म जगह हो जाएगी ना, क्योंकि ये इतने सारे एरिया की आपके पास सूरज की रोशनी आएगी। अगर इतनी सारी रोशनी किसी एक इंसान पर डाल दिया जाए ना, तो वो उसी टाइम जल जाएगा, मतलब ये, क्योंकि कई हजार गुना रेडिएशन वो रिसीव करेगा। ठीक है? अब इसमें जो लिखा हुआ है देख लेंगे, कोई और अलग से कोई बात लिखी हो जो बताना में ध्यान से रह गया हो। मैंने तो जनरल बात बताई है। वो ये है कि सोलर फर्नेस इज मेड लाइक ए कॉनकेव मिरर। लार्ज सोलर फर्नेस हैज मेनी स्मॉलर मिरर्स टू कंपोज ए वेरी लार्ज कॉनकेव convex mirror. The thing to be heated is placed near the focus of the mirror. Solar cell are made of silicon. ये जो सोलर सेल है, मैं आपको अलग से बता दूंगा, ये खाली काफी नहीं है, ऐसा लिखा हुआ।
ये सिलिकॉन से बनता है, जर्मेनियम से भी बनता है, हालांकि ज़्यादातर हम सिलिकॉन से बनाते हैं। तो आज मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको। मेरे 2-3 दिन में जब इम्तिहान, कुछ बच्चों ने वो पूछा था मुझसे जीके कब पढ़ाएंगे, तो 2-3 दिन में मेरे ये इम्तिहान खत्म हो जाएंगे, मेरे Yes, ख्याल sir. से 28 या 29 में खत्म हो जाएंगे। तो हालांकि उससे पहले भी मैं हो सकता है अपलोड कर दूं, तो मैं आपको बहुत जल्दी ही इंशाल्लाह फिर जीके अपलोड करना शुरू कर दूंगा उसके बाद ही, ठीक है। दरअसल जिस दिन इम्तिहान चलता है ना, तो सुबह